तो मित्रों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं युगम जी, वासु जी और हमारे सुपर फैंस। आज की सुपर फैन मीट में सबके खिलखिलाते हुए चेहरे देख के हमें आज का शीर्षक याद आ रहा है। आज का शीर्षक है द फनीएस्ट कॉमिक्स ऑफ राज कॉमिक्स एंड अल्फा कॉमिक्स। तो आइए चर्चा शुरू करेंगे दुबे जी से। राहुल दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फैन वर्चुअल मीट में। हमें बताएं, राज कॉमिक्स या अल्फा कॉमिक्स में से या फिर दोनों में से आपकी सबसे पसंदीदा फनीएस्ट कॉमिक्स कौन सी है? बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, सबको नमस्ते। सो नमस्ते। वैसे तो सारी राज कॉमिक्स मुझे काफी पसंद है और मैं मेजरली तो सुपर हीरो का फैन हूँ। बट अगर फनी कॉमिक की बात आती है तो फाइटर टोडस मेरे फेवरेट है। तो तो उसकी जो पहली कॉमिक्स आई थी, उसी से ही एक आइडिया बन गया था कि ये कॉमिक्स यानी ये कैरेक्टर किस तरह की कॉमिक्स देने वाले हैं करके। तो फाइटर टोरस फर्स्ट जो है वो काफी फनी लगी थी, और आगे भी जो खून चोर है, चैंपियन है, सब एक से बढ़कर एक लगी थी। और अल्फा कॉमिक्स के केस में अगर बोला जाए तो वटाकट्टू मेरा फेवरेट है। तो उसके सारे अभी तक सारे पढ़ चुका हूँ मैं, और आगे भी फॉलो करूंगा उसको, सिद्धार्थ भाई। बहुत तो मैं बहुत एक बात आभार। मैं एक बात बोलता हूँ। जब जी। आपने ये सब्जेक्ट बताया तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहला नाम फाइटर टूट्स का ही आया था। ओके। अच्छा, दूसरा नाम मेरे दिमाग में आया था नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। अच्छा जी, कैसे बताओ? बताइए सर। उसका जो आखिरी पैनल था उसका डायलॉग याद करो। हाँ। अच्छा, चंडिका के हाथ कितने मुलायम कितने है। मुलायम है चंडिका। चलिए, अब आप बताइए। बहुत बढ़िया। अंकित जी, आप बताइए, कौन सा ऐसा कॉमिक्स है या फिर कौन सी ऐसी मैं मुझे पता कॉमिक है। सीरीज है? मुझे तो बचपन से फाइटर टोड्स ही अच्छा लगा है। सबसे फनी राज कॉमिक कैरेक्टर मुझे फाइटर टोड्स ही लगा है। थोड़ा सी। लेकिन मुझे फर्स्ट फाइटर टोड इतनी फनी नहीं लगी थी जो ओके। पहली अरे थी। कमाल की बात कर लेकिन रहे हो। उसमें जब उसके टॉयलेट की आवाजें वो भूल गए आप। पीछे से निकलते बोलो मेरे चेहरे पे ये टोपी कहाँ से आ गई। ऐसे बहुत से सीन्स है। वो हाथ हाथ बांध देते हैं, आप कह रहे हाथ क्यों बांधोगे, पैर से भागती हूँ, पैर बांधो। मेरे और पैर बांध दो, मैं भाग नहीं हाँ। और पाऊंगी। और यस उसके यस, अलावा ऐसे ऐसे सीन्स है। और उसके अलावा कोबी भेड़िया में कोबी। कोबी भी है। हाँ, मैं सर बड़ा अभी ना एक कोबी की कॉमिक पढ़ी थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई, बुरा ना मानो। हम्म। बुरा ठीक ना है। मानो। उसमें उसको बेचारे को कोई त्योहार होता है जिसमें सब लोग मजाक कर सकते हैं। तो उसको हाँ। पता नहीं होता, तो पहले सारे मजाक उसके साथ होते हैं, तीन चार। फिर जब वो मजाक करने पे आता है, वो मजाक तो करता नहीं है। तो वो वो तो वो कॉमिक बहुत फनी है। मेरे ख्याल में वही कॉमिक्स थी ना जिसमें वो ताड़ी पीता है पहले। हाँ 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 कुछ कॉमिक्स ऐसी हैं कोबी लेकिन की जो सच में बहुत मजेदार हैं। हम्म। भागो पागल आया, हुड़दंग। हम्म। ये, हम्म। ये अजीबो गरीब कॉमिक्स बनी थी अपने समय में। यस सर, यस। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे पूछे, ऐसे तो बांकेलाल मेरा प्रिय चरित्र है, अगर आप हम्म। हास्य रस की अगर कॉमिक्स के बारे में बात करें तो। लेकिन फाइटर टोड्स की करीब करीब सभी कॉमिक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत मजेदार हैं। लेकिन रैप स्टार मेरे हिसाब से, मेरे चयन के बहुत हिसाब बढ़िया। से रैप स्टार सबसे यस। सही बेहतरीन कॉमिक बनी थी। सही हम्म। सही कहा। मतलब रैप स्टार में जो रैप्स बने थे उस टाइम पे, जो रैप लिखे गए थे, 1.25 लाख की अरदास हमने खिलाई उसको घास। लमडिंग मतलब को भी हरा दिया। अजीब। हालांकि फाइटर टोड्स की पहली कॉमिक्स थी जिसके अंदर आई थिंक ग्रैंड मास्टर रोबो इंट्रोड्यूस जी हुआ था। जी मतलब जी फनीएस्ट कॉमिक्स में जो फनीएस्ट, जो सबसे डेडलीस्ट करेक्टर है वो विलन। इंट्रोड्यूस हुआ था। हम्म। यस। बातों ही राज बातों कॉमिक्स। में फाइटर टोड्स की बात निकल चली। अब जब फाइटर हम्म। टोड्स की बात आती है तो अनुपम जी का दिया हुआ एक पुराना इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, जिसमें फाइटर टोड्स की तुलना निंजा टर्टल से करी गई थी। हाँ। और हम्म। अनुपम जी ने उस टाइम पे कहा था कि भाई, ये तो सच में अजीबोगरीब, मतलब एक संयोग बन गया, क्योंकि हमने बनाया था फाइटर टोड्स, अब उसकी तुलना जो है निंजा टर्टल से हो रही थी। उनके भी हम्म। फनीएस्ट किस्से हैं, निंजा टर्टल के भी, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे किस्से हैं। लेकिन बहरहाल आ, कहने का मतलब है,
हाँ हाँ, बताइए। उससे मुझे एक चीज और याद आ रही है, जैसे फाइटर टोड्स थे वैसे ही हंटर शार्क्स थे। हाँ आई जी मीन जी वो भी एक गजब की कॉमेडी थी, डार्क कॉमेडी कहेंगे उसे। हम्म वो जी सरिया मार और उस तरह की जो कॉमिक्स आती थी, हाँ 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 तो हाँ। थोड़ा अलग आर्ट वर्क भी उसका अलग रहता था, वो कैरेक्टर भी डिफरेंट थे, कुछ हटके ही आती थी उसकी कॉमिक्स पूरी हम्म हंटर शार्क की। हम्म यस हम्म यस। और कवर का डिजाइन अगर आप देखेंगे तो एकदम हटके, वो भी हम्म। कवर काफी अलग रहते थे हंटर शार्क कॉमिक्स के। हाँ, भरत भरत नेगी जी की उसमें कॉमिक्स थी, वो सारी की सारी वो उन्होंने वही लिखते थे और वही ड्रॉ करते थे। हम्म। और एक बात मैं बताऊं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं राज कॉमिक्स में जो बच्चों को दिमाग में रखते हुए बनी थी। पहले की बात बता रहा हूँ, जैसे चेरी हम्म टॉफी डमरू ये सब जो कैरेक्टर्स बने हम्म थे एक समय में। हम्म और हम्म उसका बहुत ही उम्दा ब्लेंड, हमें मैं फिर से दुखती नब्ज पे हाथ डालना चाहूंगा, लेकिन वो सर्वनायक में बहुत अच्छे से उनको ब्लेंड किया गया था। जिसमें जिसमें बहुत अच्छे से अंतिम में जब आके वो अंडरग्राउंड सिटी में वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे को बचा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से आई थी। अब जब भी उसका अगला पार्ट आएगा तो वो देखना बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि सर्वनायक एक बहुत सघन विषय है और जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स भी हैं। और हम्म। ये अपने आप में एक विरोधाभासी होते हुए भी एक अलग मतलब ब्लेंड, एक अलग ही मतलब इसका स्वाद निकल के आ रहा है इस कॉमिक्स का पढ़ने में। तो वो तो जब समय आएगा तब हम जरूर उसको पढ़ेंगे और मजा आएगा मैं वो पढ़ते हुए। जी अंकित जी। मैं ये सोच रहा था, हम हमेशा सर्वनायक की बात करते हैं पर हम एक बात नहीं करते हैं जो शायद सर को हमसे करनी चाहिए, कि जब सर्वनायक सोची गई थी या गई होगी हाँ और इन हम्म। सब कैरेक्टर्स को उसमें डालना गया होगा और हाँ एक वृहद 20-25, तब क्या थॉट प्रोसेस होगा, क्या नोट्स बने होंगे, क्या हाँ। इंट्रोडक्शन सेट हुए होंगे। मतलब कभी वो अलग ही बेहतरीन एक सवाल, डिस्कशन होगा शायद। हाँ, वो बेहतरीन यस। सवाल अंकित जी। बिल्कुल बिल्कुल वो अलग डिस्कशन का टॉपिक है। बेहतरीन बेहतरीन। एक और कैरेक्टर याद आ रहा है सर। कबाड़ नगर में एक कैरेक्टर था भंगार खान, कबाड़ी हाँ खान। भंगार सेठ भंगार खान। और उसकी कबाड़ों से फाइटर टूवर्ड्स अपना जो है एक अलग ही मतलब कांड कर अरे डालते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी वो भंगार खान वाली स्टोरी। वो कंप्यूटर में जब जान आ जाता है और वो अपने आप में एक अलग कैरेक्टर बन जाता है। क्या बिल्कुल। बेहतरीन मतलब कहानियां वो थी जो उस समय पे। कार वार को छू लेता है, कार का कबाड़ा हो जाता है उसका, और उसको बोलता है 2 रुपए में खरीद लूंगा मैं। अरे वो एक एक याद है सीन। जाली नोट या किसमें बांके गाड़ी चला रहा था और गली आ गई, तो उसने अचानक से शायद शूटर ने शायद उसका स्टीयरिंग मोड़ दिया, तो वो एकदम टर्न होके गली में घुस गई। तो मुझे हाँ अरे ऐसा यस यस। ऐसा स्टंट तो सिर्फ मूवीज में दिखता है, जेम्स बॉन्ड की मूवीज में दिखता है हाँ ऐसा स्टंट। यस यस, ये चैंपियन में है, ये वाला सीन चैंपियन में है। चैंपियन में, हाँ चैंपियन में। चैंपियन में है। वो अब कटर और एक यार बात, उठाता है। चैंपियन बड़ी बढ़िया किताब है। बहुत हाँ। बढ़िया किताब है, मतलब योकोजुना को फाइटर एकदम टोड्स बोट की तो में। सारी हाँ। याकोजुना को एकदम बहुत बोट बहुत। में सेंटर में लिटाते हैं ताकि बोट लेफ्ट राइट ना हो, जो शिप उनका रहता है उसमें एकदम अच्छा, सेंटर में लिटाते आप हैं। लोग आप लोग मुझे बताना वो कौन सी कॉमिक है जिसमें फाइटर टोड्स को ड्रेस दी गई थी, सबके लोगोस बनाए गए थे। क्योंकि हाँ उसमें उस सीन से पहले एक बड़ा फनी सीन है, कर्टर या शूटर को दो दो बार दवाई पीनी पड़ गई थी, हाँ हाँ क्योंकि हाँ वो टॉकी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि कौन सा टोड है ये। वो हाँ। बहुत फनी था। ये भी चैंपियन में है ना, ये चैंपियन में है, क्योंकि कैसा होता है ना, कटर को पिला देती है वो, कि कटर वॉश जाता है वॉशरूम में और बैठा रहता है, और शूटर को पता रहता है कि अब ये मेरी बारी है करके। तो वो सोचता है हाँ क्यों ना मैं ऐसा दिखा दूं कि मैंने पी लिया है और अब इसको पीना है करके, तो उसको 2 बार पीनी पड़ती है। तो फिर वो हम्म तो फिर वो उनको बनाना पड़ता है ड्रेस, कि भाई अब तुम लोग पहचान में कैसे आओगे करके। ये भी क्लासिक सीन चैंपियन में है, तो काफी हम्म। बढ़िया है। आप सोचो, हमारे पास अभी अश्व सम्राट बांकेलाल अभी हमारी सीरीज है जो चल रही है, लेकिन बांकेलाल का पहला क्रॉसओवर जो मुझे याद है, और जो बांकेलाल की कॉमिक्स, हर कॉमिक्स में एक अजीबोगरीब ट्विस्ट होता था। वो बेचारा करता था कुछ और हो जाता था कुछ। कुछ। बांकेलाल और तिलिस्म देव एक ऐसी कॉमिक्स बनी थी जिसमें तिलिस्म देव जैसे एक देवता स्वरूप कैरेक्टर के साथ बांकेलाल का क्रॉसओवर दिखाया गया था। तो बहुत ही मजेदार कॉमिक्स बनी थी उसमें। यस। और खास करके बांकेलाल के कॉमिक्स में जो ऋषि थे और उनके जो नाम होते थे, ठीक है, हम्म। वो घोंसला बाबा, जादूगर भाड़ झोंक,
मतलब अजीबोगरीब नाम, लम्बडीन, अरे ये मजेदार जबरदस्त नाम आचार्य। है भाई। नाम, सीन, सब वैसे कॉमेडी। बहुत मजेदार होते थे। मतलब कॉमेडी की बात करें तो ये लोग तो आते ही हैं दिमाग में। और बिल्कुल। इसी तर्ज पे जब हमारा नया, जब संजय सर ने जब राज कॉमिक भाई संजय गुप्ता की जब शुरुआत करी, उन्होंने किसी भी तबके को छोड़ा नहीं। उन्होंने बच्चों के लिए भी उन्होंने मैंने झापड़ मारा ध्रुव को सीरीज शुरू करी। हाँ, सोचिए और ना। वो दिल्ली के मालिक हम बहुत हैं। ही फनी है। दिल्ली के मालिक। और इतनी प्यारी वो कॉमिक्स है, अभी तक उसके 2-3 पार्ट्स आए हैं, बहुत मजेदार है। मतलब सारे सुपर हीरोज अपने यंग एज में, और क्या मजा आता है वो पढ़ने में। और बिल्कुल। उसके बीच मतलब थोड़ा आगे चलो। मैं हाँ हाँ, बताए। मैं आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मुझे वो अभी तक सबसे अच्छी सीरीज लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। अब हम नाग पर्व से कंपेयर नहीं करेंगे। उसके नहीं नहीं नहीं, अलावा वो अलग बात है। आरसीएसजी की मुझे वो सबसे अच्छी सीरीज लगती है, झापड़। और क्योंकि मुझे वो उसमें सबसे अच्छा पार्ट है, उसमें आप पॉप कल्चर भी ले आए, आप सटायर भी ले आए, पैरोडी भी ले आए, उसमें आप सब ले आए। और राइटर्स को भी बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे मुझे मंदार जी को बहुत अच्छा लिखा था। सेकंड पार्ट में एक डायलॉग है, सस्ता स्केलेटोर। कंकाल तंत्र को। तो मैंने मंदार जी को लिखा था, लेकिन मैंने वही रियलाइज करा कि उसका बहुत सारा ह्यूमर फैन बेस्ड है। अगर आपको बिल्कुल आरसी नहीं आती, आपको सारा ह्यूमर समझ नहीं आएगा। और बिल्कुल। मैंने सेकंड पार्ट को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करा था मंदार जी को और अनुराग जी को। थर्ड पार्ट मुझे सेकंड से फिर बहुत बेटर लगा, वो दिल्ली के मालिक हम है वाला। जी जी। और इसी कॉमिक से जो है ना, क्यूट स्टैंडीज की शुरुआत हुई थी, मुझे जहां तक समझ में आता है। सारे कैरेक्टर्स की क्यूट स्टैंडीज, और वो बहुत ही प्यारा मतलब लगता है जब आप सारे स्टैंडीज को एक साथ लगाओ। इट इट रियली लुक्स वेरी क्यूट टुगेदर, बहुत मजा आता है देखने में। और साथ ही साथ झापड़ सीरीज के अलावा भी अगर हम बात करें, अभी के जो भी मतलब कॉमिक सीरीज चल रहे हैं उसमें, तो पहला तो आता है नाम बांकेलाल की अश्व सम्राट सीरीज का। उसमें आशुराज जैसे कैरेक्टर के साथ बांकेलाल का क्रॉसओवर, वो अजीब ही है। पूरा का पूरा कहानी ही मतलब मजेदार है। और अलग। सोचो उसमें विलन कौन है, तूता पूता। मतलब अलग ही लेवल की सोच। संजय सर की सोच इस लेवल की है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। एक्सपेक्ट द सही बात है। अनएक्सपेक्टेड सर। ऐसी सही। ऐसी यादें कैसे आती है। देखिए वटाकट्टू आ गए क्या हमारे बात है, आ गया सामने। ना वटाकट्टू। इसकी ये भी सारे जबरदस्त कॉमिक्स। कैरेक्टर्स को लेके बहुत मजा आता है। और सर हम, इसमें जब आप कैसे साथ में हैं। अकेले मेरा अकेले मेरा विचार नहीं है, इसमें पूरा टीम वर्क है। मंदार जी हैं, अनुराग जी हैं, अपने क्या नाम है, अनुराग हो गए, मंदार जी हो गए, और किस किसने किया था इसमें योगदान, अपने पांडा जी हैं, बसंत पंडा, सुशांत पंडा। बसंत सुशांत, सुशांत, बसंत सुशांत। नहीं सुशांत जी पांडा जी। जी। तो ये तो सबका मतलब इस पूरी सीरीज में लिखने में इन सबका योगदान रहा है। और मेरे ख्याल में मेरा उतना बड़ा योगदान नहीं रहा। हाँ, मेरा तो इतना ही काम था, ये सिचुएशन पसंद नहीं आ रही, इसको बदलो। हाँ, तो चाहिए कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस पे पूरे सर कई जब आप एडिटिंग बट वो करते जरूरी है हैं। संजय सर की पता रहना चाहिए कौन सा पार्ट नहीं है फनी, कैसा पार्ट को पसंद आएगा, वो भी हाँ समय हाँ, समय तो पे करना ये जरूरी है। ये तीनों ही जो अब तक आए हैं, पार्ट 2 3 आए हैं ना, तो टीम आए हैं। तीनों ही पार्ट्स में इतना ज्यादा रिवर्क करना पड़ा कि कई कई सीन जो हैं वो पूरे के पूरे हटा के दोबारा लिखे गए। बहुत बार लिखी गई है ये तीनों कहानियां। और कभी अगर मौका मिला तो मैं वो सारे के सारे सीक्वेंस जो रिवर्क किए गए हैं। अत्रिकांत। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अतिरिक्तांक, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके लिए फिर आर्टवर्क बनवाना पड़ेगा दोबारा। सर मेरा एक सवाल है
कि जब आप हम्म, एडिटिंग करते हैं या फिर कोई भी स्टोरी सुनते हैं और उसमें जो आपको जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है या फिर कोई भी सीन आपको लगता है कि ये सही नहीं है, गलत है या फिर इसको बदलते हैं तो और अच्छा कहानी में दम हो जाएगा। सर ये जो मैं पता है मैं सूरज को तो चिराग दिखाने की औकात मेरी नहीं है। मैं संजय गुप्ता सर को ये नहीं सोच पूछ सकता कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप जो सर आपका जो थॉट प्रोसेस होता है उस समय पे किसी भी कहानी को सुनते हुए और उसमें जो आप बदलाव चाहते हैं या फिर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते हैं, उसको कैसे मतलब आप अनुभव करते हैं सर? और देखिए, और कोई भी एक पहले तो सिंगल कॉमिक्स होती है और फिर एक सीरीज होती है। तो सिंगल कॉमिक्स का एक अलग आकलन का वो होता है और पैमाना। और जब आप सीरीज पे काम कर रहे हैं तो सीरीज में जो भी अलग अलग उसके पार्ट्स हैं उसका पैमाना बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा। हर कॉमिक्स तो मनोरंजक होनी ही होनी चाहिए। हम्म, तो जब हम कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी पढ़ते पढ़ते, और हाँ, सीरीज में एक और बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, पहले अभी अंकित जी ने भी एक बात बोली कि तीसरा पार्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगा, है ना? तो हम्म, होता क्या है कि जब इस तरीके से पार्ट्स बनते हैं तो एक और चैलेंज हो जाता है कि पिछले जो पार्ट्स हैं उस उनसे कहीं भी जो अगला पार्ट जो आ रहा है वो कमजोर ना रह जाए। अब सवाल ये है कि जब मैं भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ, मान लीजिए 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो जो पहले 3 पार्ट आ चुके हैं मैं पहले उनको रिवाइज करता हूँ। पहले वो पूरा पढ़ूंगा, तीनों पार्ट। ठीक है, उसके बाद वो जो चौथा पार्ट लिख के मेरे पास आया है फिर मैं उसको पढ़ता हूँ। तो वो एक पूरा का पूरा सीक्वेंस उसका और जो उसका पूरा यूनिवर्स है वो दिमाग में बैठ जाता है। और जब वो बैठ जाता है तो वो आकलन जो है वो अपने आप शुरू हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये जो है कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसमें वो मजा नहीं है जो वो उसको। और पूरी कहानी पढ़ने के बाद जो ओवरऑल एक उसका एक्सपीरियंस होता है वो लगता है नहीं, कहीं कमजोर रह गया है। तो हमें इस पे और काम करना चाहिए कि जो मजा पहले पार्ट्स में आया है वो मजा इसमें अभी नहीं आ रहा है। तो वो वही पैमाना है, और उस पैमाने पे अगर आप चाहें तो काम करें, आप चाहें तो उसको ये सोच के कि भाई ठीक है जाने दो। लेकिन अगर सच्ची बात यह है कि अगर किसी भी सीरीज के अंदर 6 7 8 पार्ट हैं तो आपका दायित्व बनता है कि सभी भाग जो हैं उसके वो मनोरंजक हों। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये झापड़ सीरीज में ही ऐसा किया गया है। तकरीबन सभी सीरीज के अंदर अनुराग जी ने अभी अपनी जो सीरीज अभी फिनिश करके चुके हैं अंतिम युद्ध के साथ, शुद्धिकरण सीरीज, शुद्धिकरण सीरीज। बहुत बहुत रिवर्क किया गया, उसमें बहुत मेहनत करी। और हर बार मेरा मेरा चैलेंज ये रहता था कि हर नई स्क्रिप्ट के साथ मुझे पिछली स्क्रिप्ट दोबारा पढ़नी होती थी। उसमें बारीक बारीक चीजों को देखा देखा जाता था कि कहाँ पर कौन सी चीजें, मतलब एक एक नोट अलग से बनाते थे हम, वर्ड फाइल, जिसमें मैं नोट करता जाता था कि हाँ पहले में ये सवाल अनुत्तरित रह गया, क्या उसका जवाब दूसरे में आ गया, या अंत वाले पार्ट में भी उसका जवाब आया है या नहीं आया है। तो सीरीज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एडिटर और राइटिंग टीम के लिए। लेकिन फिर मजा भी उसी में आई आता है। एग्री। लूज अंतिम एंड युद्ध, हम्म, हाँ, अंतिम युद्ध अ, एक ऐसी कॉमिक्स थी कि मैंने जितनी बार एडिटिंग फेज में पढ़ी है उसमें मुझे हर बार मजा आया। चाहे वो इमोशंस हों, चाहे वो एक्शन सीन्स हों, वो सब बहुत अच्छे। और करेक्टर की जो पूरा करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जिस तरीके से अनुराग जी ने लिखे हैं वो बहुत ही गजब के बने हैं। अंतिम युद्ध सीरीज की जब बात आती है तो फूचांग के बारे में बात करना बनता है और फूचांग एक अंतिम ऐसा कैरेक्टर है अंतिम जो अंतिम मतलब युद्ध में नहीं, वो अग्निवध में सिद्धार्थ की अग्निवध गड़बड़ हो। हाँ हाँ, हाँ, सॉरी सॉरी, अग्निवध में, हाँ, भोकाल अंतिम की युद्ध अग्निवध तो, में। अंतिम युद्ध हाँ। तो भेड़िया की है, करेक्ट करेक्ट। हम्म, हम्म। तो अग्निवध सीरीज जब उसमें जब फूचांग की बात आती है, मैंने उसकी जब पहले कॉमिक्स मैंने पढ़ी थी
मुझे बहुत मजा आया था क्योंकि उसका अलग ही एक अच्छा, मैं डायमेंशन आपको चल रहा अभी एक था। बात बताऊंगा, आप जी कंप्लीट कर लो फिर बता। जी जी अंकित जी। तो जब नहीं पहली नहीं, सीरीज पहले आप मैंने कंप्लीट कर पढ़ी, लो। मुझे लगा कि भाई भोकाल हर बार हारता है फूचांग से, और फूचांग विकासनगर का राजा बन बैठा है। ये एक अजब ही मतलब कांड चल रहा है इस पूरे सीरीज में। और सच बताऊं, मैंने वो फर्स्ट कॉमिक्स पढ़ी और मैं उसके बाद वेट कर रहा था कि सभी एक साथ आ जाए ताकि मेरी वो तृष्णा है ना वो एक कि ही बार में कैसा है शांत उस हो सके। हाँ, मेरे मेरे से होता नहीं है वेट करना कि भाई अगला कॉमिक्स फिर भाई बाद में पढ़ो, साफ साफ एक साथ चाहिए मुझे। जी अंकित जी प्लीज बताइए। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी पहली बार धर्मयुद्ध पढ़ी। अच्छा धर्मयुद्ध नहीं नहीं नहीं, मैंने वो पढ़ी, भोकाल की उत्पत्ति श्रृंखला, जिसमें वो सबको अच्छा खौफनाक खेल और वो सब, पहली बार। हम्म वेरी और उसमें स्मार्ट। वो टीवी पे देख रहा है एक, उसपे वो राज भाई मेरे को जो ये एक टीवी है, इसमें दिखता है, इसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड भी है। तो मतलब उस वक्त सर शायद हो सकता है जब आप लिख रहे हो वो टीवी आया होगा और आपने उसको अरे उसमें यूटिलाइज तो करके। बाकेलाल, कमाल की बात कर रहे हो। उसमें अरे बाकेलाल आज पहली जो बार आए थे। देखा जाए तो आज जो हम जूम मीटिंग करते हैं, जी वही तो सब कुछ था वो उस समय जो आया। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, एक साथ 3-4 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बातें कर रहे हाँ हैं। हाँ। और वो सुदूर दर्पण दिया जाता था सभी को, जो जो हाँ सब्सक्राइब हाँ, किया हाँ, रहता था। सब्सक्राइब करते थे वो अंकित पर। देख सबको रहे सब्सक्रिप्शन मिलता था। और और वो इसमें उसमें नहीं नहीं, फुचांग कुछ ऐसा भी था जो मुझे अभी याद आ रहा है कि फुचांग जो लेटर स्टेजेस थी उसमें उसका वो जो प्राइस था वो बढ़ा देता था, कुछ ऐसा था। हाँ, मनोरंजन मनोरंजक कर कुछ वो, कर मतलब लगा वो देता था बनवाती। वो, हाँ, हाँ और रेट बढ़ा हाँ देता था हाँ उसका। सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ जाता था। बट अपने बहुत फनी समय से लगा ये मुझे वो। सारी कहानियां बहुत बिल्कुल आगे थी बिल्कुल। सर, बहुत आगे थी। जो चीजें करीब करीब 20-30 साल पहले लिखी गई राज कॉमिक्स में, वो आज के जमाने में हो रही है। मतलब मैं भारत की अगर चलिए, बात करूं तो वो भारत के वो हिसाब से हास्य, बहुत आगे थी। हमारा और सब्जेक्ट कैरेक्टर्स भी हास्य का बहुत था। अच्छे अच्छे रहते थे। हमारा सब्जेक्ट हास्य का था, तो अगर आप देखेंगे तो उस समय की हर एक करेक्टर्स में, हर कहानी के अंदर ना कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर आती थी जिसमें हास्य जो है वो उभर के आता था। भोकाल की भी कहानी में जो है वो हास्य रहा करता था। अगर आप देखेंगे तो सुल्तान जो करेक्टर था वो पूरा का पूरा कहानी के हाँ, अंदर हास्य ऐड करने के लिए एक तरह से काम आता था, बिल्कुल। हम्म, यस अगर यस। भोकाल की बात सुल्तान करेंगे। कैरेक्टर से सर, मर गया सुल्तान जब मैंने पढ़ी थी मैं बहुत रोया था कि यार इतने अच्छे कैरेक्टर को मर गया। वो इतनी अच्छी कॉमिक्स थी ना, मतलब और उसके जो साइड कैरेक्टर बने थे हर एक के, भोकाल की तुरीन, हाँ, अति क्रूर की देखिए, कौन थी मैं भूल गया, पीकू हाँ पकौड़िया देखिए, पीकू पकौड़िया थी उसकी। देखिए हाँ, और ऐसा सुल्तान की वही वेणु वही और उसकी होता वृंदावनिया। वेणु, वेणु कि थी, शूतान की वेणु गड़ासे वाली। एक कंप्लीट पैकेज हुआ करता था जिसके अंदर सारे, मतलब अगर आप देखेंगे तो वीर रस भी होता था जो आपको मोटिवेट करता था। उसके अंदर क्या नाम है, पूरे हर तरह की भावनाएं जो थी, इमोशन, सारे इमोशन उसमें होते थे। ऐसे भी हम्म पल होते थे जिसके अंदर क्या नाम है, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसे भी पल होते थे एकदम से ही जो हास्य उभर के आता था। तो वाकई बहुत मतलब मैं भी खुद जब पढ़ता हूँ इन कॉमिक्स को दोबारा, तो लगता है कि क्या चीज अच्छी बन गई उस समय। हम्म। नो डाउट। यस। सर आपने ये बात छेड़ी है तो मैं बताना चाहूंगा, भोकाल की शादी सीरीज मुझे बहुत पसंद है। वो बेचारा हर दिन नीच सजा कि उसकी एक नई बीवी प्रकट हो जाए, वो खुद असमंजस में, अरे ये क्या हो रहा है भाई, हर मेरे दिन साथ। कोई कोई नया नया बीवी बन के आ रहा है। और वो समय शादी का सीजन था, नागराज की और शादी हो रही थी, विसर्पी की हाँ, शादी हुई। सबकी हाँ, कॉमिक्स, हाँ। और जी सर, जी सर। एक और खासियत थी उस कॉमिक्स में, उस सीरीज में, कि उसमें पहली बार जो ये कैरेक्टर्स थे वो अपने कॉस्ट्यूम, रेगुलर कॉस्ट्यूम छोड़ के राजसी हाँ वस्त्रों में अपने हाँ। रोजमर्रा के जो कपड़ों में दिखाए गए थे। और वो आपस में बिल्कुल। बैठ के, क्योंकि वो तो खत्म हो गया था अपना ये ओलंपस, हम्म तो हम्म। अपने बैठ के जो है बातचीत करते हैं आपस में, जो घरेलू सोशलाइज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम्म।
हाँ ठीक है, बहुत मजेदार सफर रहा भोकाल का भी अपने इनिशियल स्टेज में। आगे जाके भोपाल, कुछ भोकाल की तलवार जो कॉमिक्स थी एक अलग ही लेवल पे। अरे बेचारे की तलवार ही गायब हो गई थी। अरे हाँ, भोपाल की तलवार का नाम वो जरूर लेना था आपने। वो कौन से AK-47 अस्त्र तोपास्त्र। हाँ। तो पास वो तो मजेदार वो मजेदार विशेषांक था। भोकाल की तलवार शायद भोकाल का पहला विशेषांक था, आई थिंक। आई थिंक यस यस। जी सर, जी सर, हम्म। जी सर। शायद, तो हाँ। हाँ हाँ, तो उसकी जो लेखन थी, उसकी जो पूरी यात्रा थी, वो भी बड़ी मजेदार थी। कि पहली बार किसी कॉमिक को जो है, भोकाल की कॉमिक्स को 64 पेज में लिखना, जब आपका फॉर्मेट बदलता है तो आपको बहुत अलग अलग चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सही बात है। और 32 पेजेस से अगर आप 64 पेज पे जा रहे हैं, तो आपका जो लिखने का पूरा तरीका है ना, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। फिर आपको उसमें और ज्यादा घटनाएं लेके आनी होती हैं, बैलेंस करते हुए 64 पेज के जो पूरा एक रीडिंग एक्सपीरियंस हो, को बनाए रखने के लिए। तो जी, एक्शन भी होगा, तो उसमें इमोशंस भी कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, तो उनके हिसाब से सबको सबको पर्याप्त जगह देना, किसको कितनी जगह मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का एक जो बनाना पड़ता है बैलेंस, यस वो अपने आप में मतलब चैलेंजिंग भी है, तो वही मज़ेदार भी है। बिल्कुल। मतलब आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर चुनौती आती है, और आप जितनी चुनौतियां रखेंगे, तो रीडर को भी उतना ज्यादा मजा आएगा। सर चुनौती की बात अगर आप करें तो एक कॉमिक का नाम लेना बहुत ही जरूरी होता है। वो है महानायक सीरीज जो बनी थी, खलनायक महानायक सीरीज, जिसमें हम्म पहली बार भोपाल और अश्वराज और हम्म। गोजो, ये गोजो। तीनों एक साथ आए थे। और हम्म। वो सीरीज थी खलनायक और महानायक। और हम्म। वो इतनी बेहतरीन सीरीज थी अपने टाइम की। वो बिग बिल्कुल। सीरीज में आई थी, बड़े साइज में लार्ज आई थी, साइज। सुपर। हाँ। मतलब वो अलग ही लेवल था। वो इतनी अच्छी कॉमिक्स अपने जमाने की थी। और बिल्कुल। उसमें जो अंतिम में जो वो एक अजीब सा जो एक दिव्यास्त्र बनाते हैं, सारी चीजों हाँ को जोड़ जाड़ के, जोड़ हड्डी के। वड्डियों को जोड़ के, अरे वो ओ, बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया था वो पढ़ के। बहुत बढ़िया सीरीज। यस यस। और लार्ज साइज में होने की वजह से पिक्चर का इम्पैक्ट भी काफी अच्छा आ रहा था। तो देखने लायक, कई बार मैं 2 बार 3 बार हम्म, पढ़ लो आराम से, इतनी मजेदार थी। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तर्ज पे अगर आप बात करो, ये देखो जुझारू वासु कर्मचारी जी, फिर लगा हुआ है काम पे। लगे। अरे सब अरे, करना पड़ता है बापू भाई के लिए जीवन में। गर्म पानी का टब भर रहा है। थक गए बेचारे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं वहाँ शीशा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कमरे में ही टब रखा है। हाँ, वो ऐसा ही है। बढ़िया वो रूम है। रूम हाँ, वो ऐसे ही रूम है, कमरे में ही टब रखा हुआ है। ओ। अरे पर गलती से आपने पानी ज्यादा भर के और पानी बाहर आ जाए तो नहीं, वो सब तो जो उन्होंने ढंग से बनाया हुआ है। सेंसर वेंसर होंगे सब। अरे बहुत बुरी हालत हो रही है यार, 4 दिन हो गए, 4 दिन हम सुबह सुबह 9 बजे निकलते हैं, और रात को मेरे ख्याल में 11 बजे, 9 से 11, अरे बाप रे, इतना टाइम। अरे अरे बाप बाप रे बाप। दिलीप सर जरूरी भी है आए हुए भाई, थे ना? जरूरी है। जरूरी नहीं है क्या? ये चीज ये कौन सा, बहुत बड़ा मंच है। ये टोन तो आपकी सार्केज्म वाली है। और क्या करोगे? जरूरी है सर, जरूरी। जरूरी है। वासु जी ने और एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ जी को, जिसमें वासु जी ने कहा था कॉमिक इंडस्ट्री मेरे कंधे पे है, अगला तो अब युगम। आखिर तो आपको ही लेकर जानी है। सही बात है। हम्म। मुझे जैसा लगता है, जहां तक मेरी सोच है, ऐसे इवेंट्स का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत जहां हम भारत पॉजिटिव है। सरकार की तरफ से हमें जो है ये सहयोग मिल रहा है। और सिर्फ हम्म। कॉमिक्स इंडस्ट्री नहीं, ये एवीजीसी का जो एक मतलब सम्मिश्रण है ना, एनिमेशन, वीडियो, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ये देखिए अगर तो नहीं सभी नहीं, कुछ एक दूसरे के इसमें पूरक है। इसमें इसमें AVG
XR, एक्सटेंडेड हाँ, रियलिटी, एक्सटेंडेड reality, रियलिटी। स्टैंडर्ड रियलिटी, ओके। तो ये सभी हाँ एक मैं दूसरे के प्रति पूरक हैं। हाँ जी सर हम हाँ। एक सवाल सर, एक सवाल सर, हम्म हम हम्म। हम राज कॉमिक्स के पात्रों को या फिर अल्फा कॉमिक्स के पात्रों को एक साल में कब देख पाएंगे सर? मैं ऊट पटांग सवाल कभी कभी पूछ लेता हूँ। मैं किस में नहीं, प्लीज एक दोबारा साल, से करना, मेरा मेरा दोबारा से। सवाल है सर, हाँ हाँ, मेरा सवाल है कि एक्सआर एक्सटेंडेड रियलिटी बहुत ही मजेदार एक वर्चुअल दुनिया है पूरी तरह से, और अभी जो गेम्स बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड रियलिटी को बेस करके बन रहे हैं। तो भविष्य में क्या हम राज कॉमिक्स के पात्रों को, जैसे डोगा हो गया या फिर कोई भी, या फिर अल्फा कॉमिक्स के पात्रों को, बावर्ची जैसा हो गया, ठीक बावर्ची। है, क्या हम उनको एक साल में देख पाएंगे? अगर देख पाएंगे तो वो अलग ही मतलब दुनिया होगी पूरी तरह देखिए से। देखिए एटलीस्ट देखिए देखिए एनिमेटेड। बहुत बहुत सारी चीजें पहले से हैं, और बहुत सारी चीजें ये वेव्स के आने के कारण सब लोग जो एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी में अपना महारत रखते हैं, यहाँ हम एक दूसरे से उनके बारे में बात कर सकते हैं। एक दूसरे से मिलके मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो सब चीजें अब आसान हो गई हैं। ठीक है, जी तो नेचुरली इन सब का फायदा सब मिलके अगर लेंगे, यानी कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज है कि हम सब मिलके इस जो कमियां हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, वो सब मिलके ही पूरी करेंगे। और एआई इतनी तेजी से डेवलप हो रही है कि आने वाला समय जो है हर चीज को बदल के रख देगा, हर चीज को बदल के रख देगा। यस, बिल्कुल। और एआई से मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपने आर्टवर्क या अपनी कहानियां एआई में लेके जाने वाले हैं। हाँ सही मतलब बात है। ऐसा मतलब लिटरली नहीं है, पर लेकिन एआई एज अ होल पूरे के पूरे जो टेक्नोलॉजी है, जो ये आपके मनोरंजक जगत की, उसको एकदम से बहुत तेजी से बढ़ाने वाली है। क्योंकि देश में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में। वो सब चीजें जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ आए हुए हजारों लाखों लोगों का जो दिमाग है, उन सबको सुनते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, और क्या क्या करने वाले हैं, और ओके। क्या चीजें किस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। तो यही मुझे लगता है कि ये पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है, ये इन्हीं इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाने का जरिया है, जो अपना बहुत अच्छी तरीके से काम निभा रहा है। पर्पस जो है सॉल्व हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में सभी लोग बहुत अच्छे से शिरकत करें, एक दूसरे का साथ दें, और जैसा सर ने कहा कि ऐसे मंच से कोलैबोरेशन बढ़ता है, साथ में काम करने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और क्या पता कल को आगे चल के हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दें, ऐसा कुछ रच दें साथ में आकर, जो बहुत आगे जा सके। जी अंकित जी बताएं। मैं बस सिद्धार्थ जी ये कहूंगा, हमने टॉपिक तो खैर राज कॉमिक्स और का रखा था और अल्फा कॉमिक्स का भी रखा था, पर हमने अल्फा कॉमिक्स डिस्कस नहीं करी कि करते हैं। सॉरी, हेलो। हाँ अंकित जी बोलिए। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, मुझे सबसे फनी अल्फा कॉमिक ये लगती है, अलजेब्रा। अलजेब्रा अभी तक। मुझे इसमें दो तीन चीजें बहुत बढ़िया लगती हैं। एक तो कि ये जो कबूतर साहब से बात करता है, तो कबूतर का हमें सिर्फ कू कू सुनाई देता है। अगर आप देखो तो ये भी एक राइटिंग स्किल है, आपको सिर्फ कू कू सुनाई दे रहा है, फिर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपको उसके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि कबूतर ने क्या बोला हो। ये लेवल ऑफ थिंकिंग। एक
ये जैसे जब मैंने डोगा लिखी थी, तो हम्म। डोगा को जब अपने कुत्ता मित्रों के साथ इंटरेक्ट करना होता था, तो हम वो ब्रैकेट में हाँ अपने हिंदी में लिखते थे उनकी हाँ। ट्रांसक्रिप्ट करके, भौं भौं गुर गुर को ट्रांसलेट हाँ करके, हाँ क्या बोल रहे राइट। हैं वो। हाँ हाँ, और अगर इसको आप देखेंगे बांकेलाल की कॉमिक्स में जो जानवरों के वो कई बार दिखाया जाते घोड़े थे उड़े डायलॉग। रहते हिंद हाँ हैं। हाँ, तो हिंद वो हिंद करके। हिंद करके, टर टर करके, और वो ब्रैकेट में उन क्या कहना चाह रहे हैं वो सब लिखते थे। तो जब बिल्कुल। मैंने साहिल की ये जब आई थी पहली बार स्क्रिप्ट, तो मैंने इसको इस पे ध्यान दिया, मेरा ध्यान गया कि भाई वो जो उसकी कुकू है अपने जेब्रा की, हम्म तो हाँ। वो इन्होंने जिस तरीके से दिखाया था कि कैसे उसके जो जो वो बोल रहा है वो रिपीट करता था अल्पेश। तो मैंने एक बार सोचा कि क्या इसमें उसके डायलॉग वही ब्रैकेट में करके दें। अच्छा। हम्म फिर मैंने कहा नहीं, मतलब अगर राइटर ने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करने सोचा का है। वो करा है, सोचा है, तो क्यों ना उसी के विश्वास पे जाया जाए। और वो उसकी जो कला है, जिस तरीके से वो उससे जवाब दिलवा रहा है, मतलब जो क्या नाम है जिब्रा बोल रहा है, वो अल्पेश किस तरीके से रीडर को समझा पा रहा है अपने स्टाइल में। मैंने कहा मैं इसको ऐसे ही जाने देता हूँ, एक नयापन रीडर को मिलेगा। अगर ब्रैकेट में भी दिया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये ज्यादा इनोवेटिव तरीका है, तो इसे एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी एक जो इसमें हास्य की जहां तक बात है, वो साहिल से मेरी सेकंड पार्ट में तो काफी बातचीत हुई, और मैंने साहिल को बहुत सारे आइडियाज भी दिए कि किस तरीके से ये जो फादर सन की वो है केमिस्ट्री, उसको हमें और ज्यादा सोचना पड़ेगा कि एक बेटा जो है वो बाप उसके कंधे पे हर समय बैठा हुआ है, तो किस तरीके से उसकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि वो सुसु करने जा रहा है, नहाने जा रहा है, तो वो उसके पास ही है, तो अब 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 जिब्रा जिब्रा के लिए वो नॉर्मल है, और लेकिन अल्पेश के लिए नहीं है, ये जानते हुए भी कि वो उसका बाप है। ठीक है, अब इसके अब कई पहलू हो सकते हैं आगे जाके, मतलब नेचुरली जब वो आपको याद हो, अगर आपने पढ़ी, राहुल जी आपने पढ़ी है सिद्धार्थ जी पढ़ी है मैंने। यस यस। सेकंड जी वाली? जी जी। सेकंड वाली तो अभी पड़ी सर। जब वो जो बाप है वो उसको उसकी तरफ धकेल रहा है, वो लड़की की तरफ, कि जा तू जो है प्रपोज कर। हाँ हाँ। तो नहीं, ह्यूमर का या कॉमेडी का भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप उभार सकते हैं उसे। हाँ हाँ जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसमें, जब वो क्या नाम है वो अपने मॉल के अंदर स्टॉल लगाते हैं, और उनको वो मिलता है कि भाई आपको इतने बेचने पड़ेंगे, तो आपको, तो ये इन चीजों पे जब राइटर वर्क करता है, और साहिल के अंदर ये खूबी है कि वो इस तरह के नए नए तरह के सीन सोच सकता है, हम्म तो वो कहानी अच्छी बन जाती है। द वॉर कुक भी इसी बहुत तरह से काफी बढ़िया कॉमिक है। आर्ट वर्क भी वॉर अच्छा है। काफी कुक, हाँ। हाँ वॉर मतलब कुक तो फनी तो। बिल्कुल ही वो, नहीं देखिए, वही तो आजकल क्या कॉन्सेप्ट आया है, वो नया हॉरर कॉमेडी। अब हॉरर और हाँ। कॉमेडी करके वो इस तरीके से चीज बिक रही है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि वो मजेदार वॉर को तो आप किस उसमें रखेंगे। मैं तो जनरली उसे पीरियड ड्रामा बोलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल। बिल्कुल। देखेंगे उसके उसके अंदर हर चीज है, लव स्टोरी है, इमोशंस हैं उसके अंदर, क्या नाम है, कॉमेडी भी है अगर मोटिवेशन देखा जाए तो सीन्स है। है उसमें, कॉमेडी है क्यों नहीं है। बिल्कुल। उसमें कॉमेडी उसकी है ना, वो जो विलेन का जो भतीजा है, वो जो हाँ हाँ अ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो मजेदार उनको कॉमेडी नोट है। लेके
जाने वाले वाला हाँ, जो सीन स्कूटर रहता है खराब वो हो वेट जाता करता है रहता बेचारे का। है। और इटसेल्फ जो वो लड़की दिखाई है जो उसकी केयर टेकर होती है संजय रूना की, और वो जब उस पर विश्वास ही नहीं करती है इसके ऊपर एसपीआर पे, वो विश्वास ही नहीं जी करती है कि भाई तू कोई वॉर हीरो, वॉर को क्या वॉर हीरो है, और या तेरे पास बिल्कुल। कोई खजाना है भी। हम्म और यस। वो मधु मालती का कुछ चक्कर है, तो उसमें हर तरह का मतलब हास्य की भी बहुत सारे वो हैं, वो सीन्स है। हास्य को बहुत, हाँ नहीं, हास्य की भी अलग अलग विधाएं हैं, उसने अच्छा। उन सभी विधाओं को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। मुझे मुझे वर्क पढ़ने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि ये एक सागा है जहाँ गांधी जी भी हैं, चिपको मूवमेंट भी है, और हर हर बड़े बड़े मतलब जो भी इवेंट हुए हैं भारत में उसमें कहीं ना कहीं वर्क मौजूद है। मुझे बिल्कुल। वो बहुत अरे अच्छा लगा, चिपको जो एक और बहुत अच्छे सूत्र में तरीके से पिरोया पिरोया गया है। गया है, कहीं पे भी ऐसा नहीं अरे लगता है कि कुछ चिपको मिस हो रहा है या कुछ अलग से लाया गया है। फ्लो बहुत अच्छा है उसका, बनाया गया है। चिपको मूवमेंट चिपको मूवमेंट वाला सीन अपने आप में बड़ा मजेदार बन गया। मतलब वो ठीक है, एक बहुत मजेदार। वो सरप्राइज की तरह तो आता है, लेकिन ऊपर वो चढ़। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि वो एक्चुअली एसपीआर, वो बचने के लिए उसने एसपीआर ही चढ़ा था ना बचने के लिए हाँ, उसने। एसपीआर हाँ एसपीआर हाँ और हाँ, किसी वो और हाँ, के चढ़ा साथ था, उसका था, वो भगा था वो नसबंदी अंदर से से। पेड़ पे बचने के लिए था। वो एसपीआर ही कहते चढ़ता हैं है। कि वो कहते हैं कि पेड़ को बचाने के लिए, तो मूवमेंट, चिपको मूवमेंट बनी इस तरह से गई है। हाँ, वही तो सोच है, मतलब सोच है। कमाल की सोच है राइटर की। हाँ। सर मुझे जो लगता है कि सारे रसों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन रस हास्य रस है, क्योंकि एक एक कलाकार के लिए, एक लेखक के लिए हास्य उत्पन्न करना, लिखना, जिसे पढ़ के लोग हंसेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ा मतलब काम होता है, पहाड़ चढ़ने समान होता है। तो जब भी कोई राइटर इस तरह की स्टोरी लिखता है, या फिर सर आपको अगर ऐसा अनुभव हो कि किसी ने कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें आप जो है अच्छा हास्य रस का सीन बन जाएगा, उसने शायद नहीं लिखी होगी हास्य रस की स्टोरी, लेकिन कोई सीन को आपने हास्य रस में कन्वर्ट कर दिया होगा, ऐसा कुछ अगर याद हो तो बताएं सर। हाँ नहीं, अभी ऐसे कोई एग्जाम्पल तो याद नहीं होगा, जी लेकिन ऐसा अक्सर होता है। कई बार राइटर ने कुछ लिखा है, आप के पास वो चीज़ आती है, और एकदम से आपका दिमाग में आता है कि विचार कि अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विक कर दें, ऐसे कर दें, तो मे बी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब वो ज़्यादा अच्छा लगने में वो हास्य भी हो सकता है, और कोई अच्छी मारधाड़ वाली घटना भी बन सकती है, कोई सस्पेंस भी बन सकता है, वो हर चीज़ संभव है। तो वो तो ख़ैर चलता है। कई बार जब भी आप 3-4 लोगों के साथ बैठ के, जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, वो करेंगे, जी तो जो ओरिजिनली लिखा है उसके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो वो चीज़ें अच्छी और बेहतर तरीके से बन सकती हैं। निखर वो के बनती सामने हैं। आती है। हाँ, वो बनती बिल्कुल। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपस में जब बातें करते हैं, कई कई बार जनरली अंकित और मेरी कोई बात हो रही है व्हाट्सएप चैट पे, उससे जी हास्य उभर जाता है, तो वो हम लिख के कहीं रख लेते हैं कि ये हम्म। चीज, ये बड़ा मजेदार चीज है, इसको जो है क्या बात है। हम किसी कॉमिक्स में डालेंगे। बढ़िया बढ़िया। करेक्ट करेक्ट। ये बातें किसी काम की हैं, हाँ बताओ, किसी के भी काम की हैं। किसी के भी काम की है। जनरली नहीं, ये जो डायलॉग अभी ये जो बोल रहे हैं ना, ये डायलॉग हमने चैट पे यूज किया था। तो हमें ग्रुप पे तो बेकार की बातें कर रहे थे। तो वो क्या हुआ कि मैंने किसी पे लिख दिया, ये बातें किसी काम की हैं, किसी के भी काम की हैं। वो हमारे बीच में गैग बन गया। तो हमें किसी को भी अगर चुप कराना होता है, हम यही लिखते हैं, ये बातें किसी काम की हैं, किसी हाँ। की काम की है। हम्म। तो ओवरऑल आप जो भी कहें, या फिर जो भी दर्शक आज देख रहा हो इस पॉडकास्ट को, आज के सुपर फैन मीट को, हंसने हंसाने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है, एक जज्बे की आवश्यकता होती है।
आपको लगता है कि आपको हंसना है, आपको खुश होना है, आप कॉमिक्स पढ़िए, और कॉमिक्स में क्या पढ़ना है ये आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे हाउस ऑफ राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता एंड अल्फा कॉमिक्स की तरफ से हमारे पास वो सारी चीजें हैं। अभी देखिए सर चहल पहल भी दिखा रहे हैं, हाँ वो मीम वो भी सारी चीजें हैं। बियर वाला मीम याद आ रहा है मुझे तो। वाह, देखिए डोगा से ही होगा और डोगा किसी से से ही नहीं होगा। होगा। क्या बात है, क्या टी शर्ट है, अल्टीमेट। तो वो सारी की सारी जॉनर, सारी की सारी स्टोरीज जो भी हमारे हाउस ऑफ अल्फा और हाउस ऑफ राजकमल से संजय गुप्ता की मुझे क्या तरफ लग से रहा हैं। है सिद्धार्थ जी, जी जी हमने जी हम जब ये वीडियो अपलोड करेंगे ना, जी। तो सबने कमेंट में यही लिखना है, ये बातें किसी काम की हैं, किसी किसी के काम की हैं। सब अपना मतलब निकाल ही लेंगे उसमें से। भाई कहने का ये मतलब है, हंसने के लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, खुश रहना एक एक अंदर से आना चाहिए आपको वो, और वो खुशी के लिए आप कॉमिक्स पढ़िए। हाउस ऑफ अल्फा और हाउस ऑफ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से हमारे पास अनमोल नगीने हैं, आप अपने चॉइस में उठाइए। सर मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि हम्म पढ़ने का तो मन था लेकिन समय नहीं निकाल पा रहा था, मैं बीच में भी हम्म, छुट्टी पे गया था, 2 दिन का ब्रेक लिया था मैं। और जी मैंने जी, इधर बीच मैंने जो है अल्फा की बावर्ची पढ़ी, बावर्ची 1 और 2। ओके। मुझे लगा यार ये अगली स्टोरी अभी अगर होती तो बहुत मजा आता साथ में। वो स्टोरी हम्म, अच्छे से बनी है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ी है, और बहुत सारे ऐसे उसमें मतलब पोटेंशियल है कि वो आगे चल के और अच्छे अच्छे मतलब चीजें आ सकती हैं उसमें। नहीं वो और बहुत जो अच्छी, अभी आगे आगे बहुत बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी। और अच्छी हम्म, जाने वाली है। जी जी जी। यस। उसमें वर्तमान समय में जो अब चल तो वो रहा हीरो है की तरह वायरल दिख के आने होना। लग गया है। मतलब वो हाँ प्रॉपरली दिख के आता है कि हीरो की तरह बिहेव कर रहा है। वो सेकंड वाली कॉमिक्स में जैसे पता चला कि लोग कितना तड़प रहे हैं, उनके लिए मसीहा हम्म, बन के आया हो, उसने सजा दी। काफी अच्छा लग रहा है उसका अभी जिस तरह वो मूव कर रहा है। बहुत मजेदार थी, बहुत हम्म, मजेदार कॉमिक्स थी। यस। तो मैंने वॉरकुक और बावर्ची अभी पढ़ी, और पढ़ के मुझे बहुत मजा आया, मतलब मैं क्या बोलूं। बावर्ची को एक अवार्ड मिलना चाहिए, बिल्कुल। कॉमिक कॉन का मोस्ट पिक्ड कवर। हाँ, उठाते सब है एकदम। एकदम एकदम एकदम। और वो मास्क भी आई कैची। बिल्कुल, बच्चा बड़ा सब उठाते जरूर है एक सब बार। उठाते जरूर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब बावर्ची का पार्ट 3 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ओके। आज जल्दी क्या से लेके बात आएंगे। है, क्या बात है। मैं वही सोच रहा था, युगम आए हैं, आज का प्रसाद कब मिलेगा, मिल गया प्रसाद आज। मैं तो ये पूछने वाला था प्रिंट में क्या है। और प्रिंट में बावर्ची 3 भी जाएगा, बढ़िया बढ़िया। उसका कवर भी बहुत शानदार बना है। इंतजार है। सर गर्मियों की छुट्टियों में आपकी आवाज नहीं कट आई। गई। अंकित जी बीच में दोबारा मैं बोलिए, कह रहा हूँ बीच गर्मियों में कट गर्मियों की छुट्टियों में विराट पर्व आ जाएगी। गर्मियों की छुट्टी में, हाँ गर्मियों की छुट्टियां तो आने दो अगले साल। अगले इस साल सर, साल। अगले साल नहीं। अब जाके आपने सेट कहा हुआ ये वीडियो। आपने कहा कि आपने कहा हास्य अंक है ये आज हाँ, का। जी। कर दिया आपने। मतलब युगम 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 ही है। मैं पिछले अपने पॉडकास्ट में जो बता रहा था सर, आप थे नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में बता रहा था कि मतलब संजय गुप्ता सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। आप उनके साथ 5 मिनट भी अगर बैठो ना, जो आपको सीख मिलती है, जो मतलब सीखने को इतना स्कोप मिलता है सर आपके साथ बैठकर, कि वो शायद 5 साल का कोर्स आप 5 मिनट में क्रैश कोर्स करवा देते हैं आपके साथ बैठो तो। और ये जो स्पॉन्टेनियस जो ह्यूमर है आपका, अगले साल आएगी, अगले साल वेट करो, कोई किसी ने सोचा नहीं था कि अच्छा ठीक है सर अभी बोलेंगे, ठीक है आने वाली होगी, अरे हाँ। अगले साल। नहीं बेहतरीन है, मैंने ये बेहतरीन मैंने काम है। मैं अन्यथा ना ले, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने कहा कि गर्मियों की छुट्टी में आएगी अगले साल। ओह अंकित जी, अब आप ही बताइए। नहीं बताओ हम क्या करें, फिर बताओ। मैं आपको कुछ देखिए नहीं जवाब। बता रहा हूँ, नीचे वीडियो के नीचे कुछ कमेंट आएंगे, देखो फिर से अगले साल कर दी। नहीं मैंने, अरे मैं बार बार कह रहा हूँ हास्य अंक है,
मजाक किसने शुरू करा? आपने। वो ऐसा याद आ गया, शुरू किसने किया मजाक था? आपने शुरू करा है। तो सीरियसली मतलब हास्य अंक में आपने विराट पर्व क्यों किस लिए शुरू करा? ये विराट हास्य पर्व सर हो गया उसमें विराट हास्य पर्व। अंकित जी। और जितने भी हमारे आज दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है, हमारे हास्य पर्व की जितनी भी स्टोरीज, आशिफ सम्राट बाकेलाल की भी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ें, अपने सुझाव साझा करें। अगर कोई आइडियाज भी आपके दिमाग में है तो जरूर साझा करें। हम लोग हमेशा से बैठे हैं और सर ने जैसा सबको मौका दिया है, अगर प्रतिभा है, लिखने की इच्छा है, तो सर सबको मौका देते हैं। हम उस हिसाब से फिर आगे काम करते हैं। और जो एक समय का जो एक क्रेता था, वो आगे चल के सुपर फैन बना, सुपर फैन से फिर कलाकार बना, फिर कलाकार से आगे चल के एडिटर बना। ये अपने आप में ये ट्रेजेक्टरी जो है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसे समझ में आता है उसे पता है, जिसने मेहनत करी है उसे पता है। और आपकी एक स्टोरी, जैसा अभी सर बता रहे हैं कि एक स्टोरी को जब सब लोग मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, वो निखर के सामने, और उसमें जब संजय गुप्ता सर का जब सानिध्य मिलता है, उनका उनका जो प्रेरणा रहता है उस स्टोरीज में कि भाई इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, एक खास सीन को अगर हम ऐसे थोड़ा ट्वीक करते हैं तो और मजेदार बन सकता है। ये सारी चीजें जो हैं, साथ आके साथ मिलके करते हैं। और इसी साथ ही साथ आगे चलते हुए हम भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को नई उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे, नए शिखर पे ले जाएंगे। और इसी के साथ अल्फा का परचम लहराते हुए राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की हाउस की तरफ से मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बोस आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमेशा समय देते हैं। अभी वेव्स के कार्यक्रम में सर इतने ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद सर जो हैं, हमेशा से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह हमारे साथ आए, हमारे साथ अपने ख्यालों को साझा करें। और इसी बात को लेकर हम सभी जो हैं बहुत बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित होते हैं कि भाई अगला सुपर फैन मीट कब होगा। क्या पता संजय सर अगली बार आके कौन सा नया खबर दे दे और हम सब गदगद हो जाए खुशी से। वैसे आज बावर्ची थ्री की खबर मिली तो मुझे बहुत प्रसन्नता मजा आ हुई। गया। अगला जब भी आएगा हमें तो लेना ही है भाई, हम तो लेंगे ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जाने से पहले मैं युगम के मुंह से कुछ अच्छी बातें सुनना चाहूंगा हमारे पूरे के पूरे प्रकरण के लिए, वेव्स के लिए और सुपर फैन मीट के लिए। सर आप सभी का मैं हार्दिक आभारी हूँ। आप सबके यहाँ एकत्र हुए बिना ये सब संभव नहीं होता, और आप सभी का इतना प्यार मिलता है जिसकी प्रेरणा पाके मैं आप सबके पास आ पाता हूँ। और आने वाला समय, अगर मैं वेव्स के बारे में बहुत बता ही चुका हूँ, बहुत ब्राइट है। आने वाला समय कॉमिक्स के लिए बहुत ब्राइट है, और सभी जो कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप के लिए हम वेव्स में इकट्ठे हुए थे, और विश्वास मानिए कि जिन भी लोगों ने, जिन भी क्रिएटिव्स ने, राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उसमें प्रतिभागी बने, उन लोगों के जो विजयी होने के बाद जो उनके चेहरे की खुशी थी, और जो रिकमेंडेशन इतने बड़े प्लेटफॉर्म उन्हें मिला, उस ना केवल कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप, इस वेव में 35 के करीब और चैंपियनशिप थी, जिसमें देश भर के लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। ये सब देखते हुए लगता है कि हमारी आने वाली जो युवा जनरेशन है, उनको बहुत बड़ा देश के अंदर ही अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, दिखाई देने लगेगी कि किस तरीके से हमारा देश भी क्रिएटिविटी को, एक रचनात्मकता को बढ़ावा दे रहा है। और ये मतलब आज के दिन मेरे पास अगर कहने के लिए है, सबसे अच्छी खबर जो है वो यही है कि जो हमारी सरकार है,
इस तरीके का बढ़ावा जो दे रही है हमारी युवाओं को, जो उनको कल्पना लोक और अपने सपने जो रचनात्मकता की दृष्टि से अगर कहेंगे देखने के लिए प्रेरित करेगा, और उनको वो अब इसको अचीव होते हुए भी देख रहे हैं। जब इतना पूरा का पूरा इंडस्ट्री, सारे मिनिस्टर्स जो हैं जुड़ रहे हैं, सभी एजेंसी से जुड़ रही हैं, सभी क्या नाम है वहाँ पर स्टार्स जो हैं बॉलीवुड के वहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने हाथ से उन्हें अवार्ड्स दिए हैं, उन्होंने अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस दी हैं, तो वो देखना ही अपने आप में बहुत ही उत्साहित करने वाला है। भविष्य बहुत अच्छा है। हम सभी खूब सपने देखें, और मुझे आशा और विश्वास है कि वेव्स एवीजीसी पॉलिसीज जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स जो हैं लेके आ रही हैं, वो बहुत उपयोगी होने वाली हैं। अभी कल ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी अपनी एवीजीसी पॉलिसी जो है वो, सॉरी आपकी एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी एवीजीसी पॉलिसी लॉन्च की है। एकता कपूर जी ने उसको लॉन्च किया है, और वो पॉलिसीज में जो जो चीज़ें वो दे रहे हैं वो सुन के इतना उत्साहित करने वाली हैं कि लगता है कि मध्य प्रदेश भी बहुत कुछ युवाओं को देश के देने वाला है। बहुत बहुत आभार सर। आपके मुंह से हमेशा हमें जो है हमेशा जो है सकारात्मक रवैया ही हमें सुनने को मिलता है, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर आपके साथ बैठने पर। अभी अभी जो भी वेव्स का जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे सुपर फैन ग्रुप की तरफ से। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बोस आपके उज्जवल भविष्य और अल्फा और राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता के सफलता के मतलब शिखर पे पहुंचने की कामना करता हूं। और बहुत जल्द हम चाहेंगे कि और भी नई नई अच्छी अच्छी कहानियां हमारे साथ आएं, और उन कहानियों का रूपांतरण भी हम जल्द से जल्द देखें। बाय द वे जिन्होंने भी आज का एपिसोड देख रहे हैं, जिन्होंने भी द अलायंस नहीं देखा है तो उन्होंने जीवन में कुछ नहीं देखा, वो अवश्य से हमारे चैनल पर जाएं। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का जो चैनल है राज कॉमिक्स यूनिवर्स, वहां पे जाए, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, फ्री है, देखें और उसका अगला पार्ट के लिए प्रतीक्षा करें, क्योंकि कार्य प्रगति पर है और सब कुछ हो रहा है अपने समय अनुसार, सब आएगा। और हाँ, अन्यथा दबाव ना बनाए, ये बहुत बहुत जरूरी है। मास्टर तो स्ट्रोक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुदगुदाते रहिए। इसी के साथ कॉमिक्स पढ़ते हुए मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बोस आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मिलते हैं अगले सुपर फैन मीट में एक बार और आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय बहुत बहुत आभार। जय जय जुनून। जय जुनून सर, जय जय जुनून। जुनून। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, हेलो। थैंक यू राहुल। थैंक यू एवरीवन।